बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा मोल के जितने भी कंसेप्ट्स हैं, तो जब तक वो क्लियर ना हो तो ये चीजें फिर आप लोगों को मुश्किल है समझ आए। तो पहले जो टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़ा है वो आप लोगों को बिल्कुल आना चाहिए, और अगर वो उनकी समझ नहीं आई है या कोई टॉपिक अगर बीच में रहता है तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएगा, मैं उसको दोबारा से समझा दूंगा। तो आज हम जस्ट लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट को की जो बेसिक कंसेप्ट है उसको समझेंगे। तो मुमकिन है आज इसको हम जस्ट डिफाइन कर सकें कि एक्चुअली लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट का मीनिंग क्या है, इसको हम किस तरह से समझेंगे, इसको किसे बोला जाता है। और इससे पहले हम कुछ बेसिक चीजें हैं जो समझने की जरूरत है इस चैप्टर के अंदर, और आगे भी वो यूज होंगे, तो उसको जरा हम समझेंगे, छोटी छोटी बातें उसको देखेंगे। तो लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट में जाने से पहले हम केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में क्या फर्क होता है इसको देखेंगे। फिर जो केमिकल इक्वेशन है उसके टाइप्स कितने हैं उसको देखेंगे, और फिर हम डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन लेते हैं, डिफरेंट किस्म के एरोज हम यूज करते हैं, उन पे बात करेंगे कि वो क्या होते हैं, और फिर लास्ट में हम आ जाएंगे लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन को। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें या सिंपली अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये आपके पास क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ओल्ड बॉन्ड्स, किसमें? रिएक्टेंट्स में, ठीक है ना, और फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। तो नए बॉन्ड कहां पर बनेंगे? प्रोडक्ट्स में। इसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन का नाम देते हैं। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपके पास ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो और नए बॉन्ड बने, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन का नाम देते हैं। अब केमिकल रिएक्शन में देखते हैं तो हमारे पास दो चीजें होती हैं। एक आपके पास होता है रिएक्टेंट्स, ठीक है ना, और एक आपके पास होता है प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट्स आपके पास क्या होते हैं? विच अंडरगोस केमिकल चेंज, जिसमें केमिकल चेंज आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स बोलते हैं। या विच इज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एरो, जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाए इसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स बोलते हैं। इसी तरह से प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो प्रोडक्ट आपके पास क्या होता है? विच इज फॉर्म्ड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज। जो केमिकल चेंज आने के बाद बनता है इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। या आमतौर पर इसको सिंपली डिफाइन इस तरह से भी किया जाता है, विच इज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द एरो, ठीक है ना। जिसको एरो के राइट साइड पे लिखा जाता है इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। और जिसको एरो के लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है इसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स बोलते हैं। तो इस तरह रिएक्टेंट के अंदर जो आपके पास चेंज आए, केमिकल बॉन्ड ब्रेक हो जाए और प्रोडक्ट के अंदर बॉन्ड बने, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन का नाम देते हैं। और इस केमिकल रिएक्शन को हम शॉर्ट तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसी को हम क्या नाम देते हैं? केमिकल इक्वेशन का नाम देते हैं, ठीक है ना। जब हम इस केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फार्मूला की मदद से शॉर्टली एक लाइन के अंदर, एक पेज के अंदर हम इसको लिखेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल, अब हम इसके बाद केमिकल इक्वेशन को समझते हैं। केमिकल इक्वेशन,
तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन आपके पास द शॉर्ट हैंड representation of a chemical reaction in terms of symbol and formulas। जब आप लोग किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिकली सिंबल या फार्मूला की मदद से डिस्क्राइब करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? केमिकल इक्वेशन का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू गिव वाटर या टू प्रोड्यूस वाटर, इसको आप लोग केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखें। एक रिएक्शन है, इसके दरमियान में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में एक रिएक्शन हो रहा है और उसके रिजल्ट में क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है। तो इस रिएक्शन को हम सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और उसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल, आपके पास आ गया रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, हमने इसको देखना है। तो फॉर एग्जांपल, अब हमें पता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए हम सिंबल क्या यूज करते हैं? H2 यूज करते हैं, प्लस ऑक्सीजन के लिए हम क्या यूज करते हैं? सिंबल O2 यूज करते हैं, ठीक है ना। और इससे बनता क्या है? आपके पास H2O बनता है। इससे क्या बनता है? H2O बनता है। अब जरा देखो, ये जो पूरी कहानी है जिसको मैंने जबानी आप लोगों को बताया कि भाई रिएक्शन व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, तो इसी बात को मैंने एक लाइन के अंदर सिंबल और फार्मूला की मदद से लिख दिया। अगर आप लोग देखें तो ये क्या है? बेसिकली H2 क्या है? फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन है कि नहीं है? ठीक है ना। इसी तरह से ऑक्सीजन क्या है? फार्मूला ऑफ O2 क्या है? फार्मूला ऑफ ऑक्सीजन। तो मैंने फार्मूला ऑफ ऑक्सीजन लिखा O2 और फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन लिखा H2 और इन दोनों को आपस में मिलाया, मतलब रिएक्ट करवाया। तो इससे मुझे क्या मिला? इस एरो का मतलब होता है टू यील्ड, ठीक है ना, या इसको हम बोलते हैं गिव राइज, ठीक है ना, टू यील्ड या गिव राइज। तो ये हमें क्या देता है? H2O देता है। तो ये H2O किसका फार्मूला है? दिस इज द फार्मूला ऑफ वाटर। H2O इज द फार्मूला ऑफ वाटर। तो मैंने इस थ्योरेटिकल बात को, इस प्रोसेस को क्या किया? एक लाइन के अंदर शॉर्टली रिप्रेजेंट कर दिया। कैसे रिप्रेजेंट किया? बाय यूजिंग द केमिकल फार्मूला ऑफ दैट स्पीशीज। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल आपके पास क्या है? फार्मूला H2 है, और O2 मॉलिक्यूल का फार्मूला क्या है? ऑक्सीजन का फार्मूला क्या है? मॉलिक्यूल का O2 है। और इससे क्या बनता है? वाटर बनता है जब हम इसे बर्न करते हैं, जब हम इसे रिएक्ट करते हैं। तो इससे बनता है H2O, और ये किसका फार्मूला है? वाटर का फार्मूला है। तो मैंने इस पूरे प्रोसेस को उठाकर फार्मूला की मदद से शॉर्ट हैंड मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। इस शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन को क्या कहा जाता है? केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। कि जब एक प्रोसेस है या केमिकल रिएक्शन है, जब आप उसको सिंबल और फार्मूला की मदद से शॉर्ट हैंड इसको डिस्क्राइब करते हैं, शॉर्ट हैंड डिस्क्रिप्शन देते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन का नाम देते हैं। तो मैंने लिखा है द शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन। तो ये बड़ी शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है। किस तरह से? आप केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड फार्मूला, जब आप इस केमिकल प्रोसेस को उसके सिंबल या फार्मूले की मदद से शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंट करेंगे, इसी को क्या बोलेंगे? हम केमिकल इक्वेशन का नाम देंगे, और इसी को हम पेपर पे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इस केमिकल इक्वेशन को अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर इसकी दो टाइप्स बनती हैं। अगर सिंपल में कहूं, ठीक है, अगर मैं इसको सिंपल कहूं तो इसके दो टाइप्स बनते हैं। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट टाइप की, आपके पास स्टाइकोमेट्रिक
इक्वेशन। ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन हम किसको बोलते हैं? द केमिकल इक्वेशन, द केमिकल इक्वेशन in which the number of atoms and reactant is equal to the number of atoms of product। P का मतलब प्रोडक्ट। एक ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें आपके पास नंबर ऑफ रिएक्टेंट एटम्स बराबर हो किसके? नंबर ऑफ रिएक्टेंट एटम्स किसके बराबर हो? नंबर ऑफ प्रोडक्ट एटम्स। मतलब प्रोडक्ट के अंदर जो जितने एटम है उतने ही आपके पास किसमें हो? रिएक्टेंट के अंदर हो। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? स्टोइकोमेट्रिक केमिकल इक्वेशन का नाम देंगे। क्या नाम देंगे? स्टोइकोमेट्रिक केमिकल इक्वेशन का नाम देंगे। ये अगर सिंपल में बात करूं तो आपके पास क्या है? यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या एटम फॉलो हो रहा है। मतलब ये इक्वेशन आपके पास क्या है? बैलेंस्ड है। अगर और भी सिंपलीफाई हम करें तो जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है इसको क्या नाम दिया जाता है? स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन का नाम दिया जाता है। कि क्या होता है आपके पास? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को ही हम क्या बोलते हैं? बेसिकली स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन का नाम देते हैं। ठीक है ना। सिंपल अगर हम इसको करें और भी तो क्या होगा आपके पास? जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है, बैलेंस से मुराद नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट्स बराबर होते हैं किसके? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट के, जिसमें मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो किया गया है। तो इसी को बैलेंस इक्वेशन कहा जाता है और इसी बैलेंस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने रिएक्शन लिखा था H2 प्लस O2 का और इससे आपके पास क्या बनता था? H2O बनता था। अब अगर आप लोग और से देखें तो रिएक्टेंट ये दोनों हैं, इसमें 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट ये है 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो क्या यहां पर बराबर है? नहीं बराबर है। तो क्या करेंगे? यहां पर आप लोग लगा दें, इधर आप लोग लगा दें 2, तो 2 हाइड्रोजन से कितने हो गए? 4, तो यहां पर भी 2 लगाना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि टोटल नंबर ऑफ एटम अगर रिएक्टेंट में देखो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। इसी तरह से ये रिएक्टेंट के एटम है। इसी तरह से अगर आप लोग प्रोडक्ट में देखो तो प्रोडक्ट में कितने एटम है? 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर रिएक्टेंट के एटम्स और प्रोडक्ट के एटम बराबर हैं, तो लिहाजा इस इक्वेशन को हम क्या बोल सकते हैं? स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन का नाम दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? स्टोइकोमेट्रिक केमिकल इक्वेशन का नाम देंगे। अब यहां पर ये जो आपके पास 2 है और इधर 1 लिखा हुआ है लेकिन नजर नहीं आता, लिखा नहीं जाता आमतौर पर 1, और यहां पर फिर आपके पास 2 लिखा हुआ है। तो जब आपके पास इक्वेशन स्टोइकोमेट्रिक है, ठीक है, बैलेंस्ड है, तो इसके जो कोफिशिएंट है इनको कोफिशिएंट कहा जाता है। मतलब आपके पास केमिकल फार्मूला या सिंबल से पहले जो 1 2 3 जो भी लिखा जाता है इसको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट का नाम देते हैं। अगर ये कोफिशिएंट किसका है? स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का नाम देंगे। क्या नाम देंगे? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का नाम देंगे। दूसरा आपके पास क्या होता है? नॉन स्टोइकोमेट्रिक केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये तो फर्स्ट टाइप आ गया। अब बात करते हैं सेकंड टाइप की। केमिकल इक्वेशन की जो सेकंड टाइप है वो आपके पास क्या है? नॉन स्टोइकोमेट्रिक केमिकल इक्वेशन। आमतौर पर स्टोइकोमेट्री के अंदर ये वाली रिएक्शन नहीं यूज होती। याद रखना, हम हमेशा बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करते हैं, लेकिन चूंकि टाइप की बात है तो मैं यहां पर कर देता हूं। तो नॉन स्टोइकोमेट्रिक केमिकल इक्वेशन आपके पास क्या है? इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल। जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के एटम्स आपस में बराबर ना हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन स्टोइकोमेट्रिक केमिकल इक्वेशन का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल अभी हमने एग्जांपल लिया था H2 को हमने O2 के साथ रिएक्ट किया था,
तो हमें क्या मिला था, हमें मिला था H2O। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख देता हूं, देखें इधर कितने हाइड्रोजन के एटम है, 2, कितने ऑक्सीजन के एटम है, 2, कितने हाइड्रोजन के एटम है प्रोडक्ट साइड पर, 2, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ये जो रिएक्टेंट्स हैं और यहां पर ये जो प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, तो नंबर ऑफ एटम एंड रिएक्टेंट्स इज नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल नहीं है। तो लिहाजा इस टाइप की इक्वेशन को हम सिंपली हम क्या बोलते हैं, नॉन बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ये। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम नॉन स्टोइकोमेट्रिक केमिकल इक्वेशन का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, नॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का नाम देते हैं, जिसमें रिएक्टेंट्स के एटम और प्रोडक्ट के एटम बराबर ना हो, जिसमें इक्वेशन को बैलेंस ना किया गया हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का नाम देते हैं। अब यहां पर जो कोएफिशिएंट है, जैसे कि यहां पर मैं लिखूं आमतौर पर फॉर एग्जांपल लेट सपोज 1, इधर लिखूं मैं 1 और इधर भी आपके पास क्या है 1। अब ये बैलेंस नहीं है ऑलरेडी, तो चूंकि हम जब कुछ भी नहीं लिखा जाए तो हम 1 1 लिखते होते हैं, मैं सिर्फ समझाने के लिए किया हूं। अब ये चूंकि बैलेंस नहीं है आपस में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलेंगे, ठीक है ना। तो ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के एटम आपस में बराबर ना हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन स्टोइकोमेट्रिक केमिकल इक्वेशन का नाम देंगे। तो ये तो आपके पास आ गया केमिकल इक्वेशन की टाइप्स। अब हम रिएक्टेंट्स और जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, इसको सेपरेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एरो, ठीक है ना। मतलब आपके पास रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कैन बी सेपरेटेड बाय 4 टाइप्स ऑफ एरोस। कि जब हम किसी भी रिएक्टेंट की बात करते हैं, जैसा R है रिएक्टेंट और ये आपके पास प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को किससे सेपरेट किया जाता है, बाय हेल्प ऑफ एरो से। तो ये जो एरो है इसके 4 टाइप्स होते हैं, मतलब 4 तरीकों से हम एरो यूज करेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए। नंबर 1, तो फॉर irreversible reaction in forward direction, the symbol is used। मतलब ये वाला एरो या ये वाला सिंबल हम यूज करेंगे, ठीक है ना। हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए कितने सिंबल यूज करते हैं, 4 टाइप्स के एरोज या 4 टाइप्स के सिंबल यूज करते हैं। अगर एक रिएक्शन है आपके पास इरिवर्सिबल है, जैसे मैं कहूं A प्लस B, जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो ये आपके पास C प्लस D प्रोड्यूस करते हैं, और ये C प्लस D आपस में दोबारा से रिएक्ट नहीं करेंगे और A भी दोबारा से नहीं बनेगा, तो इसके लिए ये वाला एरो यूज करेंगे। तो इस एरो का मतलब होगा कि फॉर इरिवर्सिबल रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में सिंपली हम इसको इरिवर्सिबल एरो भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको यूज करेंगे एक बार। नंबर 2, अब अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं, फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन जो बोथ डायरेक्शन में प्रोसीड करता है, ठीक है, बोथ डायरेक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, जो फॉरवर्ड भी जाए बैकवर्ड भी आ जाए, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो और वही प्रोडक्ट दोबारा से किस में कन्वर्ट हो, रिएक्टेंट में, तो बोथ डायरेक्शन में प्रोसीड करे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। और इसके लिए आमतौर पर ये वाला एरो यूज होना चाहिए, ये वाला फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये एरो और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये एरो, हम इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। लेकिन आमतौर पर बुक में ये वाला भी यूज किया जाता है, तो ये भी कोई गलत नहीं है, लेकिन हम स्पेशली अगर हम फर्क बताना चाहें तो ये जो एरोज हैं ये स्पेशली रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो एरोज हैं सिंगल हेडेड वाले ये इक्विलिब्रियम के लिए यूज किया जाता है। तो इसको बुक में इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, तो आप लोग भी यूज कर सकते हो। नंबर 3, 1 2 और 3। तो इसी तरह से अगर हम बात करते हैं आपके पास इसको टू रिप्रेजेंट
इक्विलिब्रियम बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, हम क्या यूज करते हैं? वी यूज द सिंबल, हम क्या सिंबल यूज करते हैं? ये वाला सिंगल हेडेड डबल एरो, उसको हम यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। एक ये आ गया। इसी तरह से अगर हम फोर्थ टाइप की बात करते हैं तो फोर्थ टाइप आपके पास जो सिंबल है, टू शो द रिलेशन बिटवीन, टू शो द स्टैकोमेट्रिक रिलेशन बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जब हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में स्टैकोमेट्रिक रिलेशंस, मतलब रिलेशन बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट एंड अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसको हम स्टैकोमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इज रिप्रेजेंटेड बाय ये वाला साइन यूज करते हैं, ये वाला साइन है यूज करेंगे। जब भी हम कंपेयर करेंगे रिलेशन बिटवीन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, तो इस केस में हमें केमिकल इक्वेशन में कंपैरिजन करते हुए मोल्स के दरमियान में या मास के दरमियान में हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे, इक्वल का सिंबल यूज करेंगे जस्ट। तो हमारे पास किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट से सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए ये 4 तरह के सिंबल यूज होते हैं, 4 तरह के एरोज यूज होते हैं। इसको तो खैर हम इक्वल के सिंबल बोलते हैं, एरो तो नहीं है, लेकिन 4 तरह के सिंबल यूज किया जाता है। इरिवर्सिबल के लिए ये, रिवर्सिबल के लिए ये यूज किया जाता है, और डायनेमिक इक्विलिब्रियम को शो करने के लिए ये वाला यूज किया जाता है, और स्टैकोमेट्रिक रिलेशन बताने के लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, उसमें रिएक्टेंट के रिलेशन प्रोडक्ट से बताने के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। तो ये 4 बातें आप लोगों ने अपने ज़हन में याद रखना है, क्योंकि आगे हम इनको यूज करने वाले हैं डिफरेंट चैप्टर के अंदर। अच्छा, अब एक बात और है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हम प्लस का सिंबल भी यूज करते हैं। वी यूज द सिंबल प्लस इन अ रिएक्शन आल्सो। जैसे मैं कहता हूं कि आपके पास A प्लस B है, गिव्स अस आपके पास प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो ये प्लस हम कब यूज करते हैं? किसी भी केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन में हम प्लस का सिंबल तब यूज करते हैं व्हेन देयर इज more than 2 reactants, when there is 2 or more than 2 reactants, तो तब हम क्या करते हैं? then we use the symbol plus, ठीक है ना। जब आपके पास प्रोडक्ट, आपके पास 2 या 2 से ज्यादा हो, तो उस 2 या 2 से ज्यादा या मतलब मल्टीपल एंटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंपली क्या यूज करते हैं? प्लस का साइन यूज करते हैं। तो कभी भी अगर सिंगल रिएक्टेंट है, जैसे अगर आपके पास A गिव्स अस B, तो इस केस में प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो प्लस हम कब लिखेंगे? जब आपके पास A प्लस B प्लस C प्लस D जितने भी ज्यादा हो, तो बीच में हम प्लस लिखते होते हैं। तो टू रिप्रेजेंट द मल्टीपल स्पीशीज इन अ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट, इसलिए हम क्या यूज करते हैं? प्लस का सिंबल यूज करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन के हवाले से एक ये बात भी आ गई। इसके अलावा एक छोटी सी बात और भी है कि अगर हम किसी केमिकल इक्वेशन में देखते हैं, जैसे कि आपके पास H2 है, इसको मैं गैस लिख देता हूं, प्लस आपके पास O2 है, वो गैस लिख देता हूं। जब इसको हम बर्न करते हैं तो इससे क्या बनता है? H2O, और ये भी आपके पास बनता है। अब मैंने यहां पर लिखा है H2G, O2 आप यहां पर लिखा है मैंने G, और फिर यहां पर वाटर के साथ G लिखा है। मतलब ये हुआ कि जब हम यूज करेंगे G का सिंबल, L का सिंबल और S का सिंबल, ठीक है ना, तो ये आपके पास किसी केमिकल इक्वेशन में जब इसके साथ लिखा जाता है, तो इसका मतलब ये फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। G का मतलब यहां पर इसके साथ लिखा हुआ ये गैसियस फॉर्म में है, ये भी गैसियस फॉर्म में है, और ये जो बन रहा है ये भी गैसियस फॉर्म में है। तो किसी केमिकल इक्वेशन के अंदर फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाले सिंबल हम यूज करते होते हैं। इसके अलावा अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जैसे CO2 गैस है, तो इसके साथ ये वाला सिंबल यूज किया जाता है। मतलब जब आपके पास किसी प्रोडक्ट में या रिएक्टर में ये वाली चीज देखा जाए, तो इसका मतलब कोई चीज गैस बन के उड़ रहा है।
और जब अगर आपके पास एक्स वाई कोई भी चीज है, कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, उसके साथ अगर डाउनवर्ड एरो लिखा जाता है तो इसका मतलब क्या बनता है, इसका प्रिसिपिटेट बनता है। तो प्रिसिपिटेट आमतौर पर बॉटम पे बैठा होता है, जो डिजॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो जब डिजॉल्व नहीं होगा तो बॉटम पे बैठ जाएगा ना, तो इसके लिए हम डाउनवर्ड एरो यूज करते हैं। गैस के लिए अपवर्ड एरो और प्रिसिपिटेट के लिए हम डाउनवर्ड एरो यूज करते हैं। तो ये आपके पास केमिकल रिएक्शन को जब हम यूटिलाइज करेंगे तो ये वाले एरो यूज होते हैं। तो इसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए कि कब और इसको यूज किया जाता है और इसकी मीनिंग क्या है। तो जब हमें ये चीजें पता होंगी तो हमें एक केमिकल इक्वेशन के बारे में हम मुकम्मल तौर पर जान सकेंगे, या एक केमिकल इक्वेशन से हम मुकम्मल इंफॉर्मेशन ले सकेंगे, ठीक है ना। तो ये तो आपके पास बात आ गई, बेसिक्स बातें। अब हम जाते हैं लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट, और इसमें जाने से पहले एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। एक होता है आपके पास रिएक्टेंट, ठीक है ना, और एक आपके पास होते हैं रिएजेंट्स। अक्सर बुक्स में भी ये रिएक्टेंट और रिएजेंट्स को एक माना जाता है, आप लोग भी बुक के अकॉर्डिंग कह सकते हो, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग इसमें थोड़ा डिफरेंस जरूर होता है रिएक्टेंट और रिएजेंट में। रिएक्टेंट आपके पास क्या होता है, विच अंडरगोस chemical change and chemical reaction, chemical reaction या chemical process। रिएक्टेंट वो स्पीशी है जिसमें केमिकल चेंज आए या किसी प्रोसेस में या चेंज में इन्वॉल्व हो, तो उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। जैसे अभी हमने बात की कि आपके पास H2 है प्लस आपके पास O2 है, तो इससे आपको क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। अब ये आपके पास H2 और O2 में चेंज आ रही है ना, ठीक है ना, ये चेंज इसमें आ रही है और ये चेंज होंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा, ये वाटर मिलेगा। इसका मतलब इस केस में H2 और O2 इसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे, क्योंकि ये आपके पास क्या है, केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व है। तो जब कोई स्पीशी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो उसी वक्त उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट का नाम देते हैं। और आमतौर पर फिर रिएजेंट क्या होता है, which is present as usual, जिसमें कोई चेंज नहीं आती, केमिकल चेंज, ठीक है ना। मतलब आपके पास ये हुआ कि all the chemicals present and lab, जितने भी केमिकल आपके पास लैब में प्रेजेंट है तो वो सिंपली क्या है, रिएजेंट्स है ना। जब रिएजेंट को हम केमिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फिर रिएक्टेंट्स का नाम देते हैं। इतना सा इसमें डिफरेंस है, मतलब ये दोनों सेम मीनिंग में यूज किया जाता है, लेकिन रिएजेंट आमतौर पर आपके पास रिएक्शन में पार्टिसिपेटेड नहीं होते हैं, ठीक है ना, एट द स्पॉट। लेकिन जब इन्हीं रिएजेंट को हम रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, रिएक्टेंट्स कहा जाता है। जैसे अगर मैं कहूं आपके पास एक बोतल है, इसके अंदर आपके पास हाइड्रोजन गैस पड़ी हुई, इसी तरह से आपके पास ऑक्सीजन गैस इधर है। अब मैंने इनको कंबाइन नहीं किया है, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही पड़े हुए हैं लैब के अंदर बोतल में, तो इसका मतलब इस केस में ये क्या होंगे, रिएजेंट होंगे। और जब इन्हीं को उठाकर मैं रिएक्शन में इन्वॉल्व कर देता हूं तो अब इसको मैं रिएजेंट नहीं बोलूंगा, इसको मैं क्या बोलूंगा, रिएक्टेंट्स बोलूंगा, इनको मैं क्या बोलूंगा, रिएक्टेंट। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है रिएक्टेंट और रिएजेंट्स के दरमियान, ठीक है। ये क्या है आपके पास, थोड़ा सा डिफरेंट है बिटवीन रिएजेंट एंड रिएक्टेंट्स। अब हम डिफाइन कर लेते हैं इसी लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट। अब हम डिफाइन करेंगे और कल इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, वो सारी बातें हम देखेंगे। लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट, लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है और फिर एक्सेस रिएजेंट क्या है, तो इसको समझने से पहले कुछ एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, फिर डिफाइन करूंगा मैं इसको। एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बाल है कुछ, ये बहुत कॉमन एग्जांपल है, इसको समझेगा। ये मेरे पास रेड बाल है या ब्लू बाल है या रेड मैंने लिख दिया है, चलो रेड ही मान लेते हैं इसको। इसी तरह से मेरे पास कुछ और बाल भी हैं, ठीक है ना, जो कि मेरे पास 3 है, इसको मैं बोलता हूं कि ये आपके पास ब्लैक है, ठीक है ना। अब मैंने क्या करना है, रेड और ब्लैक का पेयर बनाना है। मुझे एक केमिकल रिएक्शन किया गया है और जिसमें मुझे ये कहा गया है कि रेड और ब्लैक के पेयर्स बना दे। तो जब मैं रेड और ब्लैक के पेयर बना लूंगा तो ये वाला रेड इसके साथ मिलेगा, ये वाला रेड इसके साथ मिलेगा,
तो आपके पास क्या होगा, रेड और आपके पास ब्लैक का एक पेयर बन जाएगा ये, फिर इसी तरह से इस रेड और ब्लैक का एक पेयर ये बन जाएगा, ठीक है ना, और इसी तरह से ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा तो एक पेयर आपके पास ये बन जाएगा। लेकिन अगर आप लोग गौर करें ना तो ये वाला जो आर है ना रेड वाला, इसके लिए कोई ब्लैक नहीं मिल रहा तो ये आपके पास ऐसा ही पड़ा रहेगा, ठीक है ना। मतलब हम कह सकते हैं कि ये आपके पास अनरिएक्टेड है, इसने रिएक्ट नहीं किया है। और ये ब्लैक आपके पास क्या हो चुके हैं, सारे के सारे यूटिलाइज हो चुके हैं, ठीक है ना। यहां पर क्या हो चुके हैं, सारे के सारे यूटिलाइज हो चुके हैं। अब जरा गौर से देखना, मैंने 4 रेड बॉल लिए, 3 आपके पास क्या लिया, ब्लैक बॉल, और मैंने बनाने हैं इनके पेयर, तो 3 पेयर मेरे पास बन गए रेड और ब्लैक का, लेकिन एक आपके पास क्या है, बचा हुआ है, एक ने रिएक्ट नहीं किया है, और ये तीनों के तीनों आपके पास यूटिलाइज हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। अब अगर और से देखना, अगर मेरे पास एक ब्लैक बॉल और आ जाता तो क्या पेयर नहीं बन सकता था, बन सकता था, लेकिन चूंकि ब्लैक बॉल की कमी है जिसकी वजह से पेयर आपके पास सिर्फ कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। अगर ब्लैक बॉल को हम ज्यादा कर रहे हैं तो आपके पास एक पेयर और भी बन सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्लैक बॉल है उन्होंने लिमिट कर दिया, उन्होंने स्टॉप कर दिया फर्दर पेयर बनाने से। क्यों, ये खत्म हो चुके हैं, है ही नहीं। लेकिन इसके पास एफिनिटी तो है कि ये बनाए, लेकिन अवेलेबल ही नहीं है। इसका मतलब ये चीज आपके पास बच गया है, इनमें से एक बच गया है अनरिएक्टेड, और ये सारे के सारे यूटिलाइज हो चुके हैं, ये सारे के सारे क्या हो चुके हैं, ये यूटिलाइज हो चुके हैं। तो जो केमिकल रिएक्शन में पहले खत्म हो जाए, जो केमिकल रिएक्शन में पहले यूटिलाइज हो जाए, जो केमिकल रिएक्शन को स्टॉप कर दे, उसको हम क्या बोलेंगे, लिमिटेड रिएजेंट बोलेंगे। तो ये आपके पास क्या है, लिमिटेड रिएक्टेंट या लिमिटेड रिएजेंट, ठीक है ना। ये क्या है आपके पास, लिमिटेड, क्योंकि ये आपके पास क्या हो गया है, पहले ही यूटिलाइज हो चुका है, ये पहले ही खत्म हो चुका है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लिमिटेड रिएजेंट बोलेंगे। और जो रिएक्शन के बाद बच गया है, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद ये एक बचता है ना, तो ये जो आपके पास बच गया है इस वजह से ये ज्यादा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेस रिएजेंट बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेस रिएजेंट बोलेंगे। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर मैं यहां पर बात करता, लेट सपोज मान लो कि आपके पास रेड बॉल है 4, और आपके पास फिर व्हाइट बॉल है या ब्लू है 4, अब हमने इनके पेयर बनाने हैं, तो जाहिर बात है ये इसके साथ पेयर बना लेगा, ये इसके साथ पेयर बना लेगा, 2 पेयर, फिर इसी तरह से ये पेयर बना लेगा, ये पेयर बना लेगा, तो आपके पास कितने पेयर हो जाएंगे, 1 2 3 और 4, तो 4 पेयर बन जाएंगे आपके पास। मतलब अगर आप लोग इस रिएक्शन में देखें तो ये और ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो न यहां पर कोई एक्सेस में बचता है, न यहां पर कुछ बचता है, मतलब ये दोनों एट द सेम टाइम क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे जो रिएक्शंस हैं इसमें लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट नहीं अप्लाई किया जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी इनके रेशियोज क्या हैं, बराबर हैं। लेकिन जब आपके पास एक चीज ज्यादा हो और दूसरा कम हो, इनके रेशियोज आपके पास स्टैकोमेट्रिक ना हो, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा आपके पास, अब यहां पर 4 है, यहां पर 3 है, तो 3 यहां से यूटिलाइज हो जाएंगे, लेकिन एक तो बच जाएगा, तो जो अनरिएक्टेड बच जाएगा वो एक्सेस में होता है, तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, एक्सेस रिएजेंट कहा जाता है। और जो पहले यूटिलाइज हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। ये लिमिट लगाता है कि इससे फर्दर आगे कुछ नहीं बन सकता, क्योंकि ब्लैक बॉल खत्म हो चुके हैं, यूटिलाइज हो चुके हैं, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, लिमिटिंग रिएजेंट कहा जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान जाए कि आपके पास हमने क्या बनाना है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कार, हमें एक कार बनाना है, उसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, 1 बॉडी प्लस, बाकी चीजों को छोड़कर मैं जनरल बात करता हूं, प्लस आपके पास क्या है, 4 टायर्स। ये कंबाइन होंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 कार, एक कार बन जाएगा। मतलब आपके पास एक बॉडी है ना कार की, ठीक है, इसके लिए आपके पास टोटल कितने, मतलब बॉडी एक है, 1 बॉडी, और एक कार के लिए कितने टायर्स रिक्वायर्ड होते हैं, 4 टायर्स रिक्वायर्ड होते हैं, 1 2 और 3 और 4 टायर होंगे तो आपके पास गाड़ी चलेगी ना, तो आपके पास क्या बनेगी, 1 कार।
तो इसका मतलब ये हुआ जब आपके पास एक कार है तो आपको कितने टायर चाहिए? 4 टायर चाहिए, 4 टायर्स चाहिए। तो तब आपको क्या मिलेगा? एक कार मिलेगा। तब आपको क्या मिलेगा? एक कार मिलेगा। अब यहां पर एक्सेस और लिमिटिंग कुछ भी नहीं है, इसके लिए हम नहीं यूज कर सकते क्योंकि ये रेशियो ऑलरेडी यूटिलाइज हो रहा है, ये आपके पास स्टैकोमेट्रिक फॉर्म में है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि अगर आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, एक बॉडी है कार की और मेरे पास टायर 5 है, 5 टायर्स हैं। अब बताओ कितने कार बनेंगे? और हमें ये बिल्कुल इस बेसिक इक्वेशन से, जिसको हम स्टैकोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है, इससे हमें पता चला है कि भाई एक बॉडी के लिए 4 टायर रिक्वायर्ड है। तो अगर मेरे पास टायर 5 है और बॉडी 1 है तो कार कितनी बनेगी? जाहिर बात है वही एक कार बनेगी, 2 नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि अगर आपके पास यहां पर एक बॉडी है तो हमें पता है एक बॉडी के लिए 4 टायर रिक्वायर्ड है। कितने रिक्वायर्ड है? 4 टायर। लेकिन यहां पर कितने टायर हैं? 5 है। तो चलो 4 आपके पास यूटिलाइज हो जाएंगे, इनमें से 4 यूटिलाइज हो जाएंगे क्योंकि एक बॉडी के लिए 4 टायर रिक्वायर्ड है। लेकिन आपके पास एक क्या रहेगा? अनरिएक्टेड रहेगा, एक यूटिलाइज नहीं होगा। तो इस केस में अगर आप लोग देखें तो आपके पास ये टायर बच गया है, अनरिएक्टेड है। तो जो चीज बचता है केमिकल रिएक्शन में वो आपके पास क्या होता है? एक्सेस रिएजेंट। वो आपके पास क्या है? एक्सेस रिएजेंट है। और यहां पर ये पहले ही खत्म हो चुका है, एक बॉडी थी वो तो यूटिलाइज हो गई, तो ये आपके पास क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब इस केस में इस बॉडी ने लिमिट कर दिया कि भाई एक से ज्यादा कार नहीं बन सकता, क्योंकि बॉडी एक है तो टायर बेशक 10 हो, टायर बेशक 20 हो, कार तो एक ही बनेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर अगर इन कोफिशिएंट को देखते हैं तो ये आपस में मतलब नॉन स्टैकोमेट्रिक है। ये आपके पास क्या है? नॉन स्टैकोमेट्रिक है। मतलब एक के लिए 4 है तो ये तो चल रहा है, इसको हम स्टैकोमेट्रिक अमाउंट बोलते हैं। लेकिन एक के लिए 5 कर दें तो ये तो ज्यादा हो गया। तो ये जो ज्यादा हो गया है इसमें से एक तो बचेगा, तो जो बचेगा उसको हम एक्सेस रिएजेंट बोलेंगे, ठीक है ना। और जो कम है, लिमिटेड अमाउंट में है, जो पहले यूटिलाइज होता है, उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे या लिमिटिंग रिएक्टेंट का नाम देंगे, ठीक है ना। अब थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं इसको। अगर मैं कहता हूं मेरे पास 8 बॉडीज हैं और मेरे पास क्या है? 8 टायर्स हैं। अब बताओ कितने कार बनेंगे? देखें 8 बॉडी, एक बॉडी के लिए कितने रिक्वायर्ड है? 4 है। मतलब ये 1:4 की हिसाब है बेसिक से। अगर मैं इसको 2 कर लूंगा तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास अगर इसको मैं 2 करूंगा तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से अगर आप लोग देखें टायर आपके पास 8 हैं तो 8 टायर से मुराद कितने कार बन सकते हैं? 2 कार बन सकते हैं। मतलब देखो हमने कहा था ना कि 4 टायरों का सेट मिलकर एक कार बनता है, तो इधर 8 है तो 2 कार बनेगी ना। तो इस केस में बॉडी ज्यादा है लेकिन टायर आपके पास क्या है? कम है। तो फिर भी आपके पास कार कितनी बनेंगे? 2 बनेंगे। इस वक्त ये 2 कार बनने पे मजबूर किसने किया है? इन 8 टायर्स ने किए। अगर टायर ज्यादा होते तो बॉडीज तो अवेलेबल थी ना, मजीद कार बन सकती थी। तो इस केस में टायर कम है, ये पहले यूटिलाइज हो जाता है, पहले ही खत्म हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है ना। और इस केस में अब जो है वो आपके पास जो बॉडीज है क्या बनेंगी? बन जाएंगी एक्सेस रिएजेंट बन जाएगी। तो ये बात याद रखना जरूरी नहीं है कि हमेशा टायर ही आपके पास क्या होते हैं? लिमिटिंग होते हैं, या टायर ही आपके पास एक्सेस में होते हैं। कभी बॉडी भी आपके पास एक्सेस में होता है, कभी बॉडी भी आपके पास लिमिटिंग हो सकता है। तो जो चीज किसी केमिकल रिएक्शन में पहले खत्म हो जाए, पहले यूटिलाइज हो जाए, इसको हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। और जो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद बच जाए, अब देखे ना 2 कार बन जाएंगी तो रिएक्शन तो कंप्लीट हो गया, तो बाकी आपके पास ये बॉडीज जो है 6 बॉडीज बच जाएंगी। जो बच जाएंगी यही वाले जो साइड है आपके पास ये किस में आ जाएगा? एक्सेस में आ जाएगा, ठीक है। तो अब इन एग्जांपल से हम डिफाइन कर सकते हैं तो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर कंडीशन ये वाली हो कि 1 बॉडी 4 टायर्स, इसमें तो लिमिटिंग और एक्सेस का कंसेप्ट ही नहीं डेवलप होता। इसमें तो लिमिटिंग और एक्सेस का कंसेप्ट नहीं डेवलप होता। जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में स्टैकोमेट्रिक अमाउंट्स हो तो उस केस में हम लिमिटिंग और एक्सेस की बात नहीं करते होते। लेकिन जब आपके पास किसी रिएक्शन में नॉन स्टैकोमेट्रिक अमाउंट हो, मतलब देखें
एक के लिए 4 टायर रिक्वायर्ड थे, तो मैंने 8 बॉडी के लिए 8 टायर्स देखा है, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, दिमाग भी नहीं मानता। तो इस केस में सिर्फ 2 कार बनेंगी। तो जो पहले यूज हो जाएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट आएगा, और जो बाद में बच जाएगा रिएक्शन के बाद भी, तो उसको हम एक्सेस रिएजेंट बोलेंगे। तो अब हम आते हैं डेफिनेशन की तरफ। तो पहले हम लिमिटिंग रिएजेंट को डिफाइन करते हैं। कई तरह से इसको डिफाइन किया जाता है लिमिटिंग रिएजेंट को। दोज रिएजेंट which is present in small amount, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, those reagents which is used earlier in a chemical reaction, इसको हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। जो पहले खत्म हो जाए, जो जल्दी खत्म हो जाए, अर्लियर खत्म हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? या इसको हम ये भी कह सकते हैं, दोज रिएजेंट, ठीक है, दोज रिएजेंट्स which controls the product formation, which controls the amount of product formation के, the amount of product formation, ठीक है ना, या those reagents which limits the amount of product formation। अभी हमने बात की थी ना कि अगर आपके पास, मैं इसको 3 ले लेता हूं, ये 3 है, तो अब आपके पास कितने पेयर बन जाएंगे? 3 पेयर बन जाएंगे। अगर आप यहां पर देखें तो आपके पास जो ब्लैक बाल है वो 3 है, लेकिन रेड 4 है। अब ये बेशक आपके पास ज्यादा है, तो इसको हम एक्सेस बोलेंगे, और ये आपके पास क्या है? 3 है, तो इसको हम लिमिटेड बोलेंगे, ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। क्यों? अगर हम पेयर बनाएं तो आपके पास पहले कौन खत्म हो जाएगा? 3 बाल हैं, तो खत्म हो जाएंगे। तो पहले यहां पर अगर इस डेफिनेशन को देखें तो दोज रिएजेंट विच इज यूज्ड अर्लियर इन ए केमिकल रिएक्शन, जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाए उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। और आपके पास क्या होगा फिर? दूसरी बात, अगर आपके पास एक ब्लैक बार और होता तो आपके पास 4 पेयर बन सकते थे, क्योंकि रेड तो अवेलेबल है, लेकिन 3 बनने पे मजबूर किसने किया? ब्लैक बॉल ने। तो ब्लैक बॉल ने लिमिट कर दिया कि भाई 3 से ज्यादा पेयर नहीं बन सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो रिएजेंट जो प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, जो प्रोडक्ट को लिमिट करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। और फिर मैंने कहा कि दोज रिएजेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, तो ये 3 है, ये 4 है, तो स्मॉल अमाउंट में है, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? लिमिटिंग रिएजेंट कहा जाता है। तो अब इसको उल्टा करें तो ये क्या बन जाएगा? आपके पास एक्सेस बन जाएगा। तो एक्सेस आपके पास क्या होता है? व्हिच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, जो ज्यादा अमाउंट में होता है किसी केमिकल रिएक्शन में, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इसको हम एक्सेस रिएजेंट बोलेंगे। दूसरी बात हमने क्या थी? दोज रिएजेंट विच रिमेन्स अनरिएक्टेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, वो रिएजेंट जो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी बच जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेस रिएजेंट बोलेंगे। जैसे देखें 3 पेयर तो बन चुके हैं, ठीक है, 3 यहां से यूटिलाइज हो गए, 3 यहां से, तो 3 पेयर बन चुके हैं, लेकिन फिर भी इनमें से क्या बचता है? एक आर, एक रेड बॉल बच जाता है। तो रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, 3 पेयर बन चुके हैं, लेकिन फिर भी ये बच रहा है, तो इसका मतलब विच रिमेन्स अनरिएक्टेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेस रिएजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सेस रिएजेंट बोलेंगे। इसी तरह से दोज रिएजेंट विच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, तो ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन को कंट्रोल नहीं करता, विच डू नॉट कंट्रोल द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ठीक है ना, जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन को कंट्रोल नहीं करता, ठीक है। मतलब अब अगर आपके पास रेड, आप लोग 1000 ले लो ना,
ठीक है, 4 के आप 1000 ले लें, 100 ले लें, 200 ले लें, 500 ले लें, जितने भी ले लें, लेकिन अगर ये 3 है तो पेयर आपके पास कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। तो बेशक आप इसको ज्यादा करें, तो ज्यादा करने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ कम करेंगे तो जरूर पड़ेगा। तो कम करेंगे तो ये तो फिर लिमिटिंग हो जाएगा ना, फिर ये एक्सेस नहीं रहेगा। समझ आ रही बात की? तो जो चीज आपके पास प्रोडक्ट को कंट्रोल नहीं करता उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं। तो ये आपके पास 3 डेफिनेशंस हैं जिसको मैंने आज आप लोगों को समझा दिया। अब किसी केमिकल रिएक्शन में, ये तो मैंने डेली लाइफ से एग्जांपल दी हैं, कॉमन एग्जांपल से समझाया है, तो कल हम इसमें बुक के अंदर जो एग्जांपल हैं या केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड जो एग्जांपल हैं वो लेंगे और उससे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। आज हमने केमिकल रिएक्शन को देखा, केमिकल इक्वेशन को देखा, इनके दरमियान में डिफरेंस देखा कि क्या क्या डिफरेंस है, फिर टाइप्स ऑफ एरोज या सिंबल कितने थे जो हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट करने के दरमियान में यूज किया, फिर रिएक्टेंट और रिएजेंट में फर्क बताया, और लास्ट में हमने एक्सेस के रिएजेंट क्या होता है और लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है इस पे बात की। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है। इसी तरह से आप लोगों ने एंड में क्या करना है कि शुरू से लेकर एंड तक जितने भी मैंने एग्जांपल दिए हैं इसको आप लोग लिखेंगे अपने तौर पर, कोई और एग्जांपल लिखेंगे और लिखकर मुझे आप लोग बताएंगे कि सर ये एक्सेस रिएजेंट है और ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो मैं आप लोगों को शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा कि लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे फाइंड किया जाता है और एक्सेस रिएजेंट को कैसे फाइंड किया जाता है, ये चीजें हम देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच।